हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिषेक वर्मा और श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपका स्वागत करते हैं डीएलएड के इस पाठ्यक्रम में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लिखे योग शिक्षा का विषय जो है लेकर आया हूं प्रथम वर्ष का, जो कि है 7वां प्रश्न पत्र। जी हाँ, प्रथम वर्ष का योग शिक्षा विषय जो कि 7वां प्रश्न पत्र है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, जिसकी इकाई 2 की आज हम बात करने वाले हैं। इसके पहले हम चैनल पर ऑलरेडी इकाई 1 की वीडियो ला चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और आज हम बात करेंगे इस इकाई 2 के अंक विभाजन की, इसके ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर की, साथ ही साथ दीर्घोत्तरीय प्रश्न की भी। ये कितने अंकों का आता है, अंक विभाजन कैसा है, ये सब भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसके प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखने हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, मोस्ट प्रश्न उत्तर कौन से हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर कौन से, वो भी हम लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं और आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए ये भी कमेंट कीजिए। स्टूडेंट्स, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी एक ऐसी संस्था है जो भारत भर से सभी छात्रों को, सभी को वेरियस कोर्सेज, विभिन्न प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल कराती है, जैसे कि बी फार्मा, डी फार्मा, डीएड, बीएड, साथ ही साथ रीट मध्य प्रदेश, बीए बीएड, बीएससी बीएड, इन सभी कोर्सों को अवेलेबल कराती है। आप देश भर से कहीं से भी इसमें एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं, बहुत ही कम फीस पर, बहुत ही बेहतरीन सुविधाओं के साथ। साथ ही साथ आपने देखा होगा कोई भी कंसल्टेंसी सर्विस इस तरह के वीडियो लेक्चर्स के कोर्स नहीं लाती, लेकिन श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी आपके लिए सभी विषयों के कोर्स उपलब्ध कराती है इसी प्रकार से, ताकि आप सरकारी अधिकारी बनने का, शिक्षक बनने का अपना सपना जरूर पूरा कर पाए और श्रीनाथ एजुकेशन के साथ जुड़ पाए। तो आज ही दिए गए नंबर पर इंक्वायरी कीजिए और अपने सगे संबंधियों, जान पहचान वालों के प्रवेश जरूर कराएं और पैसा और भविष्य दोनों बनाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम देखते हैं, बात करते हैं कि जो योग शिक्षा है प्रथम वर्ष, इसके इकाई 2 की। तो इसका इकाई 2 जो है वो है योग का विकास। इसमें पतंजलि के पूर्व, पतंजलि के समय तथा पतंजलि के पश्चात, पूर्व की बात तो नहीं होगी, ज्यादा बात होगी पतंजलि के समय और पतंजलि के बाद के, उनके पश्चात जो योग का विकास हुआ है उसकी बात यहां की जाएगी। तो ये इकाई 2 है। पहले में तुमने योग का परिचय देखा था, अब इसमें योग का विकास की बात हो रहा है। महर्षि पतंजलि जो योग के गुरु माने जाते हैं, योग के जनक माने जाते हैं, उनके समय योग का विकास कैसे हुआ और उनके बाद योग का विकास कैसे हुआ, ये हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो इकाई 2 है जो कि कुल 5 अंकों की है। इसके अंक विभाजन की बात करें तो इकाई 2 है 5 अंकों की है, इकाई 1 भी 5 अंक थी, इसके बाद की जो इकाई होगी वो 7 अंकों की आती है, उसकी बात बाद में करेंगे, इसके बाद लाएगी वो वीडियो। अभी तो इकाई 2 जो है वो 5 अंकों की है। इसमें से 1 मार्क्स का एक प्रश्न है, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछता है 1 मार्क्स का, ठीक है, और एक 4 मार्क्स का प्रश्न होता है। जी हाँ, ये 4 मार्क्स का प्रश्न होता है, एक मैं आपके सामने आप लिख देता हूं 4 मार्क्स का, ठीक है, ये 4 मार्क्स का एक प्रश्न, ठीक, तो ये 4 मार्क्स का एक प्रश्न होता है। तो यहां पर आपको मिलेंगे 5 अंक का एक प्रश्न, सॉरी 5 अंकों का पूरा अंक विभाजन है, 1 अंक का एक प्रश्न है और 4 मार्क्स का एक प्रश्न, यानी कुल 5 अंकों की ये इकाई होगी। तो इकाई बहुत महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। चलिए ध्यान से शुरू करते हैं और देखते हैं इस इकाई को और इसके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करते हैं। शुरुआत करते हैं इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां से एक तो आना ही आना है। मैं यहां आपको 6 से 7 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, 7 ऑब्जेक्टिव 8 ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, और उस 6-7 ऑब्जेक्टिव जो है उसमें से ही एक आएगा, गारंटी, आप लिख कर ले लीजिए। तो ये ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहला, योगाभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है जब आपको योगाभ्यास करना हो, यानी कि योग करना हो। देखिए, अब मैं एक बात और बता दूं आपको कि आप इसको सिर्फ परीक्षा की दृष्टि से ना पढ़ें, इसको आप ऐसे पढ़ें कि आपको अपने डेली लाइफ में, जीवन में योगा तो करना चाहिए, सभी जानते हैं। आप और मैं इस बात से सहमत होंगे कि योगा लाभदायक है सभी के लिए। हम अपने छात्रों को भी बताएंगे, अपने सगे संबंधी, आस पड़ोसियों को, परिवारजनों को भी बताएंगे कि भाई योग करना चाहिए। डॉक्टर्स भी यही सलाह देते हैं, योग करना चाहिए। तो योग तो फायदेमंद है, तो इसको आप ऐसे भी पढ़िए कि आप खुद सीख रहे हैं योगा, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, योग के बारे में जानकारी आपको खुद भी मिल रही है, ठीक। तो प्रश्न यही है कि योगा अभ्यास के लिए बैठने की उपयुक्त विधि कौन सी है। जब आपको योगा अभ्यास करना होता है तो आप जब बैठते हैं तो किस अवस्था में बैठना चाहिए, किस विधि में बैठना चाहिए। तो उत्तर है कि या तो आप पंक्ति में बैठ सकते हैं, या फिर छोटे छोटे गोलों में बैठ सकते हैं, या फिर अर्धचंद्राकार की जो स्थिति होती है उसमें भी बैठ सकते हैं योगाभ्यास के लिए। जैसा कि आप जानते हैं योग में अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के आसन करने होते हैं। तो अलग अलग विभिन्न प्रकार के आसनों के लिए हम एक सही स्थिति में बैठना जरूरी है। तो कौन सी स्थितियां हो सकती हैं, पंक्ति के रूप में बैठिए, छोटे छोटे गोले के रूप में बैठिए, या अर्धचंद्राकार के रूप में बैठिए। अब मैंने यहाँ पे तीनों एक साथ लिखे हैं। हो सकता है आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न में 4 ऑप्शन दे, अ, ब, स और द दे दे कि उपयुक्त सभी, तो सही उत्तर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऐसा लिखना होगा। तो उस फॉर्म में भी आपको आ सकता है, ध्यान रखना, इसलिए याद होना चाहिए, ठीक। पंक्ति के रूप में, गोले के रूप में और अर्धचंद्राकार के रूप में योग विधि की जाती है, ठीक। बैठते हैं अगला कि आसन होते हैं, कितने प्रकार के आसन होते हैं भाई। आसन होता है उचित आसन अथवा अनुचित आसन, शारीरिक प्रकार के आसन
और स्थिति में गतिमान आसन, स्थिर में गतिमान आसन, ये 3 प्रकार के आसन होते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। उचित एवं अनुचित आसन, शारीरिक प्रकार के आसन, स्थिर में गतिमान यानी स्थिर होकर भी गतिमान होना, इसके भी आसन। तो ये 3 प्रकार के आसन होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, इसको ऑब्जेक्टिव में लिख के रखिएगा। ये भी वैसे ही आ सकता है अ ब स और द लिखा होगा उपयुक्त सभी, तो कौन सा उत्तर चुनेंगे आप? द, उपयुक्त सभी, यानी तीनों सही हैं। ठीक, इस प्रकार से वस्तुनिष्ठ और एमसीक्यू पूछता है। तो ये हो गया हमारे 2 प्रश्न। पढ़ते हैं तीसरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न, पद्म का अर्थ क्या है? ये जो पद्म है उसका अर्थ क्या होता है? पद्म का अर्थ होता है कमल का फूल, यानी पद्मासन करते हैं ना, बिल्कुल जी हाँ, तो कमल के फूल की तरह बनाना पड़ता है अपने बॉडी के हाथ गेस्टर्स को, कमल के फूल कैसा खिलता है बिल्कुल वैसा। तो ये पद्मासन के बारे में पूछा है। तो ये पद्म का अर्थ है कमल का फूल, तो पद्मासन कैसा होगा? कमल के फूल की तरह आसन होगा। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतः कक्ष खेल है यानी भीतरी खेल, इसके पहले वाली वीडियो मैंने बात की थी और आप जानते भी होंगे शायद अभी भी कि बाहरी खेल और भीतरी खेल, इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना। जो चीज बाहर खेली जा सकती है उसको आउटडोर गेम्स बाहरी खेल कहते हैं, जो घर के अंदर खेली जा सकती है उसको भीतरी खेल कहते हैं। तो भीतरी खेल कौन से होंगे? वो जो घर के अंदर खेले जाएंगे, जैसे कैरम हो गया, शतरंज हो गया, सुडोकू हो गया, है ना, यहाँ पर दिया हुआ है ताश के पत्ते, सुडोकू, ये सब क्या है? भीतरी खेल है ना। ये अंतः कक्ष खेल कहलाते हैं, भीतरी बाहरी कक्ष खेल और अंतः कक्ष खेल, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आउटडोर गेम्स है, आसान है, याद रख सकते हैं आप आसानी से। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा जो योग में होती है, अब योग में क्या है भाई? शरीर को ही मोड़ना, शरीर को ही लचीला बनाना, शरीर के ही गेस्टर्स होते हैं। तो शारीरिक शिक्षा जो मिल रही है इसका लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है शारीरिक, गामक एवं मानसिक विकास, यानी व्यक्ति का शारीरिक, गामक एवं मानसिक विकास होना चाहिए। जब भी शारीरिक शिक्षा दी जाती है तो किस उद्देश्य से दी जाती है? इस उद्देश्य से दी जाती है कि व्यक्ति के शारीरिक, गामक एवं मानसिक विकास होना ही चाहिए, इस उद्देश्य से दी जाती है। अगला प्रश्न, संतुलित भोजन से अभिप्राय है। भाई संतुलित भोजन से मतलब क्या है? संतुलित भोजन, बैलेंस्ड डाइट जिसे इंग्लिश में कहा जाता है, बैलेंस्ड डाइट। संतुलित भोजन से अभिप्राय है सर्वांगीण भोजन, सर्वांगीण भोजन यानी ऐसा भोजन जिससे सभी प्रकार के, विभिन्न प्रकार के विटामिन, मिनरल जो हमें चाहिए, लौह तत्व, मिनरल, ये सब हमको मिल जाए, ऐसा भोजन है ना, जिसमें हरी सब्जियां, पत्तेदार सब्जियां, अनाज, उसमें दाल, साथ ही साथ उसमें दूध, फल फूल के लिए सब कुछ होना चाहिए, जिससे हमारा संपूर्ण विकास हो शरीर का। इसको बोलते हैं संतुलित भोजन या फिर सर्वांगीण विकास। ठीक है, सर्वांगीण भोजन हमारे संतुलित भोजन का ही भाग है। तो संतुलित भोजन किसे बोलेंगे? ऐसा भोजन जिससे पूरा विकास हो, सभी अंगों का विकास हो, सभी अंगों को लगे, उसी को सर्वांगीण भोजन कहते हैं। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न, शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं? शारीरिक शिक्षा और खेल ये भी एक विषय की तरह है, स्कूलों में पढ़ाया भी जाता है, स्पोर्ट्स एक सब्जेक्ट है, योगा भी अलग से एक सब्जेक्ट है, फिजिकल एजुकेशन, ये हम जानते हैं, है ना। तो शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं? तो उत्तर लिखेंगे 12। क्या उत्तर है? 12। जी हाँ, शारीरिक एवं खेल शिक्षा के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं? तो 12 उप विषय आते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जब कभी आप लिखेंगे 12, 13, 5, 6 तो नंबर के साथ साथ ऐसा आपको वर्ड्स में, शब्दों में भी लिखना है हिंदी में, ठीक, ताकि सही नंबर मिल सके आपको, ये ध्यान रखना है। ठीक है, 12 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो ऐसा ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, 12, है ना, ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं। तो शारीरिक शिक्षा व खेल के अंतर्गत कितने उप विषय आते हैं? 12 उप विषय आते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग की 4 श्रेणियां कौन सी हैं बतलाइए? जी हाँ, योग की कौन कौन सी 4 श्रेणियां वो बताना है। योग की कौन सी 4 श्रेणियां हैं? भाई योग की 4 श्रेणियां जो है, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रिया योग। तो योग की कितनी श्रेणियां? 4 श्रेणियां हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग। कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग और क्रिया योग, तो 4 योग की श्रेणियां बनाई गई हैं। योग की जो श्रेणियां बनाई योगाचार्यों ने 4 हैं, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, क्रिया योग। कर्म योग मतलब जिसमें शरीर का उपयोग होता है, शरीर से ही कर्म कर सकते हैं ना हम, ठीक है, सोच के तो नहीं कर्म कर सकते। भक्ति योग, इसमें भगवान के संदेश का उपयोग करते हैं, भगवान के संदेश का इस्तेमाल करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, भक्ति योग। तीसरा है ज्ञान योग, जिसमें हम अपने मन का, दिमाग का इस्तेमाल करते हुए सोचते हैं, बुद्धि लगाते हैं, तो ये हो गया ज्ञान योग। फिर आता है क्रिया योग, जिसमें हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं, यानी जब मेहनत करेंगे, कर्म योग, ज्ञान योग, इन सब को करने में हमें ऊर्जा लगती ही लगती है, कुछ क्रिया की ही जाती है, जिसे बोलते हैं ऊर्जा का प्रयोग जिसमें करते हैं वो क्रिया योग होता है। तो ये आपको ध्यान रखना और अच्छे से समझाना है। जब आप लिखेंगे परीक्षा में ऐसे मत लिख दीजिएगा, नहीं तो पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। आपको क्या लिखना पड़ेगा? योग की 4 श्रेणियां निम्नलिखित बतलाई गई हैं। नंबर 1 कर्म योग, नंबर 2 भक्ति योग, नंबर 3 ज्ञान योग, नंबर 4 क्रिया योग। फिर आप लिखेंगे कर्म योग, फिर उसको कर्म योग को समझाएंगे। कर्म योग वह योग है जिसमें शरीर का उपयोग किया जाता है और बहुत सारे कार्य किए जाते हैं शरीर का उपयोग करके।
नंबर 2 भक्ति योग। भक्ति योग वह योग है, उसमें भी डैश देकर ऐसा लिखिए, भक्ति योग वह योग है जिसमें भगवान के द्वारा दिए गए संदेशों का उपयोग किया जाता है एवं उनके संदेशों का प्रचार प्रसार किया जाता है, गुणगान किया जाता है। नंबर 3 ज्ञान योग। ज्ञान योग वह योग है जिसमें मन का उपयोग करते हुए बुद्धि का उत्सर्जन किया जाता है और बौद्धिक रूप से अपनी क्षमता का इस्तेमाल किया जाता है। चौथा क्रिया योग, इसमें हम अपनी ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से लिखोगे तो बड़ा आंसर हो जाएगा, 4 नंबर मिल सकते हैं आपको, है ना, 4 नंबर के लायक हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। उसके बाद विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है भाई, वर्ल्ड योगा डे कब मनाया जाता है? विश्व योग दिवस मैं आपको बता दूं कि 2014 के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले तक योगा को जो है विश्व स्तर पर पहचान नहीं मिली थी। डॉक्टर्स रिकमेंड करते थे, डॉक्टर्स सलाह देते थे योगा करना चाहिए, सभी लोग कहते थे, लेकिन योग को उस प्रकार से पहचान नहीं मिली। किसी ने योग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर, बड़े मंच पर योग को पूरी दुनिया के सामने लाया जाए और पूरी दुनिया इसको अपनाए। ऐसा कभी नहीं किया गया। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र का संबोधन था और संयुक्त राष्ट्र के संबोधन में उन्होंने पूरी दुनिया के सामने प्रस्ताव रखा। संयुक्त राष्ट्र में सारे देश, संयुक्त राष्ट्र में 200 से अधिक देश है, उन सभी देशों की मीटिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलते हुए रखा कि योगा जो है दुनिया के लिए एक वरदान का रूप है। योग जो है कई रोग से ठीक होते हैं, डॉक्टर्स के द्वारा, वैद्यों के द्वारा सभी तरह बताया गया और ये मानित रूप है। योग बहुत ही अच्छा है, शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत ही लाभदायक है। तो इस पूरी दुनिया को ये संदेश दिया और पूरी दुनिया ने इसको हाथों हाथ लिया, सबको अच्छा लगा और सभी ने इसको अपनाया। पहले से ही लोग इसको अपनाते थे, बस इसको योग के रूप में, इसका योग नाम नहीं था। लोग मेडिटेशन समझते थे कि ध्यान साधना योग का ही तो रूप है ना। तो ये सारे हम जानते थे। तो पूरी दुनिया ने माना, पूरी दुनिया में ये डिसाइड कर लिया गया, ये निर्णय लिया गया कि 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाएगा। तब से लेके 21 जून को विश्व योगा दिवस मनाया जाता है। सूर्य नमस्कार किया जाता है स्कूलों में। अभी आपने देखा होगा लॉकडाउन में भी 2 साल ऐसा हुआ, सूर्य नमस्कार किया जाएगा। साथ ही साथ 26 जनवरी और 15 अगस्त को भी ये सब किया जाता है। और स्कूलों में तो योग एजुकेशन को एक शामिल कर दिया गया, सम्मिलित किया गया अलग से विषय के रूप में, योग शिक्षा के रूप में। ठीक, तो ये हो गया योग के बारे में। ठीक, तो ये आप ध्यान रखें, विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये आपको ध्यान में रखना है। और हो सकता है एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताएंगे विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। और ये मनाने की शुरुआत कब हुई, तो भाई 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र की सभा में अंतरराष्ट्रीय मंच पर सभी देशों के सामने योग का, विश्व योग दिवस मनाने का एक प्रस्ताव रखा, जिसको मान लिया गया और 21 जून को तभी से विश्व योग दिवस मनाया जाता है। ठीक, ये हो गया। इसके बाद देखिए योग के 5 तत्वों के बारे में बताइए भाई। योग के जो 5 तत्व होते हैं ना, उनके बारे में बताओ। योग के 5 तत्व भाई, 5 तत्व यानी 5 एलिमेंट्स। आप सब जानते होंगे हमारा शरीर जो है 5 एलिमेंट्स, 5 तत्वों से बना हुआ है। बोलते हैं ना पंच तत्व में विलीन हो जाना, आप देखते होंगे शायद। अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसे लकड़ियों के सहारे जलाया जाता है, अग्नि, मिट्टी में दफनाया जाता है, उसके बाद मिट्टी चढ़ाई जाती है, पृथ्वी, और फिर जल से किया जाता है, चक्कर लगाते हैं, पिंडदान भी करते हैं। तो इस तरह से पूरा वायु वगैरह भी सब पूरा मिला के पंच तत्व से हमारा शरीर उत्पन्न होता है, पंच तत्व में विलीन हो जाता है, खत्म हो जाता है, मिल जाता है ना। बोलते हैं ना मिट्टी का बना मनुष्य मिट्टी में मिल जाता है। तो कहने का मतलब ये है योग में 5 तत्व है, योग में 5 तत्व है। ये 5 तत्व है कौन कौन से हैं, तो ये 5 तत्व है जल, वायु, पृथ्वी, अग्नि और आकाश। जल पानी, वायु हवा, पृथ्वी यानी मिट्टी धरती, और अग्नि मतलब आग, और आकाश मतलब आसमान। ठीक है, तो ये आप जानते होंगे। तो ये 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों से ही हमारा शरीर बनता है। इन 5 तत्वों की मात्रा अगर हमारे शरीर में सही रहे तो हम बहुत ही स्वस्थ रहेंगे, अनेक प्रकार के रोगों से दूर रहेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा और हम सफलता प्राप्त कर पाएंगे, सुखी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। तो ये हमारे 5 तत्व हैं। आपको समझाना पड़ेगा कि 5 तत्व कौन कौन से हैं, इनका महत्व क्या है, कैसे कैसे जुड़े हुए हैं, तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। और ये हो सकता है एक वर्ड में, 1 सेंटेंस में पूछ दे तो भी आपको बताते आना चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग सूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? जो योग सूत्र दिए गए हैं महर्षि पतंजलि ने, योगाचार्यों ने जो योग सूत्र बताए हैं, किताबों में लिखे हुए हैं, वो योग सूत्र कितने भागों में बटे हुए हैं? तो 2 भागों में। एक होता है हठ योग, दूसरा होता है राजयोग। दी हाँ, योग सूत्र 2 हैं, हठ योग, राजयोग। 2 ध्यान रखना है आपको, हठ योग और राजयोग। हठ योग में क्या होता है, एक कठिन तपस्या की तरह कठिन योग किया जाता है, शरीर को एकदम कठिन परिस्थिति में लाकर साधना की जाती है, एक पैरों पे खड़े होकर, हाथ ऐसे ऊपर जोड़कर, यानी अलग परिस्थिति में कठिन, हठ जिद। ठीक है, तो इस परिस्थिति में आकर योग किया जाता है, हठ योग। और राजयोग, राजयोग में आसानी से शांत रहते हुए, राज करते हुए योग किया जाता है। तो ये 2 प्रकार के योग होते हैं। योग के 2 सूत्र हैं। योग के सूत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में बांटा गया है, हठ योग और राजयोग। जी हाँ, योग को 2 सूत्रों में बांटा गया, हठ योग और राजयोग। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12वां,
आधुनिक युग में योग का पुनर्जागरण हो रहा है, समझाइए भाई। आधुनिक युग में यानी एडवांस वाले जमाने में, इस मॉडर्न सोसाइटी में योग का पुनर्जागरण हो रहा है, इस बात को समझाइए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले डीएड के कोर्सेज में योगा वगैरह शामिल नहीं हुआ करता था, योग के ऊपर इतना वैल्यू नहीं दी जाती थी। स्कूलों में बच्चों को थोड़ा थोड़ा एक आध विषय में एक आध यूनिट, एक आध पार्ट होता था एक आदि, जिसमें योग के बारे में समझा देता था। अब तो पूरा का पूरा किताब मिलती है, पूरा का पूरा विषय होता है और इसकी परीक्षा होती है, इसको पढ़ाया जाता है बहुत ही डिटेल में। और साथ ही साथ योग को अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अब क्या मिल रहा है, पहचान मिल रही है। विश्व योगा दिवस मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसी सभा में प्रधानमंत्री ने योगा का विश्व योगा दिवस मनाने का प्रस्ताव रखकर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर लिया और भारत को योग का गुरु माना जाता है। योगा गुरु ऑफ द वर्ल्ड इज इंडिया। और बहुत सारे लोग योग सीखने इंडिया आते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जेएनयू जवाहरलाल यूनिवर्सिटी, है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी, काशी विद्यापीठ, इन सब जगहों से सीख के ये लोग क्या करते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं और फिर योग का शिक्षा, योग का एजुकेशन अपने देशों में देते हैं। तो यहाँ बहुत सारे विदेशी स्टूडेंट्स आते हैं और हमारे यहाँ के बहुत लोग सीखकर विदेशों में जाकर शिक्षा प्रदान करते हैं योग का। तो ये हो गया हमारे यहाँ योग के बारे में बहुत सारी चीजें। ठीक, तो ये आपको इसके बारे में लिखना है पूरा डिटेल में, आप खुद से भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारे सबसे महत्वपूर्ण 12 प्रश्न जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है डीएलएड की आने वाली परीक्षा में, 2 जून से शुरू होने जा रही परीक्षा में। और तो और स्टूडेंट चलिए बढ़ते हैं और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देख लेते हैं इकाई 2 के। सो स्टूडेंट्स, इन बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जान लेने के बाद अब हम बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो 4 नंबर के लिए पूछे जा सकते हैं और इनका महत्व बहुत ज्यादा है और इनके उत्तर कैसे लिखने हैं ये भी हम जानेंगे। तो इन मोस्ट क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड तक रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आपको वीडियो जरा से ही पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दिए गए नंबर्स पे आप अगर इच्छित कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं, सभी जानकारी मिल सकती है आपको। चलिए देखते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि कौन से हैं। तो प्रश्न क्रमांक 13 की बात करें तो प्रश्न क्रमांक 13 है, वैदिक योग क्या है समझाइए। ये वैदिक योग क्या होता है उसे समझाना है। तो वैदिक योग क्या है भाई, आपने देखा होगा कि हमारे 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इन 4 योगों में वेदों में योग के बारे में बताया गया है कुछ कुछ। तो ये जो योग के बारे में बताया गया है वही क्या है, हमारा योग, वैदिक योग है। तो आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऋग्वेद और 3 प्राचीन ग्रंथों में पाए जाने वाली यौगिक शिक्षाएं, ऋग्वेद और 3 प्राचीन ग्रंथों में पाई जाने वाली यौगिक शिक्षाएं जो होती हैं उसे क्या कहते हैं, वैदिक योग के नाम से जाना जाता है, उसे ही वैदिक योग के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद और बाकी के जो 3 हो गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इनमें जो शिक्षाएं हैं उसे किस नाम से जानते हैं, यौगिक शिक्षाएं के नाम से, यानी कि वैदिक योग के नाम से जानते हैं। तो हमारे वेद ग्रंथों में जो योग के बारे में बताया है उन शिक्षा को, उस ज्ञान को ही वैदिक योग कहते हैं। भाई वेद में है और योग है इसलिए वैदिक योग है। ठीक है, जैसे कि यजुर्वेद, इसमें यज्ञ के ज्ञान के बारे में पूरा बताया गया है। सामवेद, इसमें भजन के बारे में पूरा ज्ञान दिया गया है और योग है। और अथर्ववेद, इसमें अर्थवन मंत्रों के बारे में इसमें पूरा ज्ञान दिया गया, मांत्रिक ज्ञान है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद तो पहले बता दिया मैंने आपको। तो इन 4 वेदों में अलग अलग क्या बताए गए हैं, पूरी बातें बताई गई हैं। तो वैदिक योग क्या आप समझ के होंगे, ये वेदों में जो योग शिक्षा का ज्ञान दिया गया है वही क्या है, हमारा वैदिक योग है। और ये योग कितने भाई, वेद कितने हैं, तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद तो पूरा डेडिकेटेड है, यानी पूरे ऋग्वेद में आपको जड़ी बूटियों के बारे में, साथ ही साथ आपको पूरा योग के बारे में ही मिलेगा। तो आपको ऋग्वेद को बहुत तो ध्यान में रखना है कि वो सबसे मेन है। उसके अलावा भी जो दूसरे वेद हैं जैसे कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें भी कई प्रकार के योग के बारे में शिक्षा दी गई है। तो इस यौगिक शिक्षा को ही क्या बोलते हैं, वैदिक योग कहते हैं। ठीक, तो आई होप ये आपको समझ गया होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। योग शिक्षा के विभिन्न आयामों को बतलाइए। योग शिक्षा में जो विभिन्न आयाम है, योग शिक्षा हम क्यों सीखते हैं, योग हम क्यों करते हैं, योग करने का हमारा लक्ष्य क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, उसी की बात यहाँ करनी है। तो चलिए देखते हैं, योग शिक्षा के विभिन्न आयामों को बतलाइए। तो चलिए देखते हैं। पहला, योग शिक्षा से शारीरिक लाभ। भाई योग शिक्षा से शारीरिक लाभ होगा, अगर हम योग करेंगे तो हमारे शरीर में लचीलापन आएगा, हमारा शरीर सुडौल हष्ट पुष्ट बनेगा, शरीर स्वस्थ रहेगा और साथ ही साथ हमें किसी प्रकार के शारीरिक विकास से जो विकार होगा, विकास नहीं शारीरिक विकार यानी शारीरिक गलतियां, खराबियां, उनसे बचे रहेंगे। तो अगर शारीरिक लाभ चाहिए तो योग शिक्षा लीजिए और योग शिक्षा देखिए बच्चों का स्वस्थ मन भी स्वस्थ रहे, तन भी स्वस्थ रहे। आप देखेंगे स्कूलों में भी फिजिकल एजुकेशन, योगा जो है शामिल किया गया है ताकि बच्चों का शरीर भी स्वस्थ रहे और शरीर स्वस्थ में ही तो स्वस्थ मन का निवास होता है, हमेशा पढ़े हम लोग। ठीक, तो योग शिक्षा से शारीरिक लाभ होता है। दूसरा,
योग शिक्षा में मानसिक विकास। अगर हम योग में प्राणायाम करेंगे, ध्यान केंद्रित करना सीखेंगे, तो हमारे मन की शांति होगी, हमारे चित्त की शांति होगी और हमारा मानसिक विकास भी होगा और हम और भी अच्छा सोच पाएंगे और अच्छा ज्ञान का उत्सर्जन कर पाएंगे। तीसरा, रचनात्मकता विकास। योग से हमारी रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी का, रचनात्मकता का विकास होता है। हम अलग ढंग से सोच पाते हैं, अलग तरीके से सोच पाते हैं। यानी अर्थात हम योग क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे योग से हमारे शरीर को लाभ होता है, योग शिक्षा से शारीरिक लाभ होता है। दूसरा, योग शिक्षा से मानसिक विकास होता है। और तीसरा, रचनात्मकता का भी विकास होता है। जो व्यक्ति योग करता है उसमें रचनात्मकता की शक्ति भी आती है, उसका विकास होता है। बढ़ते हैं अगला। तो अगला है योग में रोजगार प्राप्ति। भाई योग से रोजगार भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप योग सीखते हैं, योग के बारे में जानकारी रखते हैं, तो बड़े बड़े स्कूलों में योगा शिक्षक की आवश्यकता होती है, बड़े बड़े कॉलेजों में योगा शिक्षक की आवश्यकता होती है। आप खुद का अपना योगा सेंटर खोल सकते हैं। साथ ही साथ आप ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, न्यूज चैनल्स पर आप देखिए सुबह सुबह योगा सिखाने वाले गुरु लोग आते हैं, रामदेव बाबा खुद भी सिखाते हैं। तो आप ऑनलाइन चैनल्स पे, ऑनलाइन यूट्यूब चैनल बनाकर सभी जगह योगा सिखा सकते हैं। तो योगा से रोजगार भी प्राप्त होता है ना। योगा के डीवीडी, सीडी ये सब बहुत चल रहा है आजकल, आप देखे होंगे। तो ये योग से बहुत अच्छा रोजगार प्राप्त किया जा सकता है, पैसा कमाने का भी साधन है, जॉब मिलेगी आपको। पांचवा, योग शिक्षा से नैतिक विकास। भाई योग शिक्षा से नैतिक विकास होता है, यानी कि हमारे सोचने समझने की शक्ति, हमारे अंदर जो अच्छाई है, हमारे जो नैतिक मूल्य है, मोरल वैल्यूज हैं, हमारे संस्कार, उनका और विकास होता है और अच्छे बनते हैं। योग करने वाला व्यक्ति क्रिमिनल थोड़ी बनेगा। योग जो करेगा उसको मन को शांति मिलेगी, तो शांत चित रहेगा और तो क्राइम करने के चांस, अपराध करने के जो चांसेस है, संभावनाएं कम हो जाएगी उसमें। तो हमारे योग से शिक्षा में नैतिक विकास होता है, योग शिक्षा से। फिर है योग शिक्षा से सामाजिक विकास। भाई योग से हमारे समाज का भी तो विकास होता है। अगर हम योग करेंगे तो हमारे समाज में विकास की पूरी संभावना है। योग से हमारे समाज में आप देखेंगे हर कोई योगा करेगा तो हर कोई स्वस्थ रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा तो हमारे समाज का विकास होगा और लोग नैतिक रूप से स्वस्थ होंगे, रचनात्मकता आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इससे भी समाज तो अच्छा ही बनने वाला है इन सब कारणों से, है ना। तो हमारे योग से हमारे समाज का विकास होता है। अगला प्रश्न, अष्टांग योग पर एक लेख लिखिए। भाई अष्टांग योग क्या है, इस पर एक लेख लिखिए। तो अष्टांग योग की बात करते हैं। अष्टांग योग में बता दूं, महर्षि पतंजलि, जो ऐसे ओरली बता देता हूं, फिर अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है, फिर पढ़ेंगे उसको डिटेल में भी। पहला कि जो महर्षि पतंजलि थे, उन्होंने 8 योगों की एक सूत्र दिया था कि योग करने के 8 सूत्र होते हैं। उन 8 सूत्रों को ही अष्टांग योग कहा जाता है। योग सूत्र बनाए उन्होंने 8, उन्हीं 8 योग सूत्रों को क्या कहा जाता है, अष्टांग कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कौन से वो है। आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अष्टांग योग पर एक लेख लिखिए, अष्टांग योग को विस्तार से समझाइए। अष्टांग योग क्या है, एकदम दीर्घ उत्तर में पूरा समझाइए आप, ठीक है, ऐसा पूछ सकता है। तो चलिए लिखते देखते हैं, है ना। महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण देन उनका 8 अंगों से युक्त योग है, इसे ही अष्टांग योग कहते हैं। 8 सूत्रों से युक्त योग जिसे अष्टांग योग कहते हैं, यह दिया है महर्षि पतंजलि ने। तो महर्षि पतंजलि ने 8 अंगों का एक योग युक्त दिया है, सूत्र दिया है, जिसे ही कहते हैं अष्टांग योग। देख लीजिए, महर्षि पतंजलि के योग सूत्रों की एक अत्यंत महत्वपूर्ण दो, योग सूत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, जिसमें उन्होंने 8 अंगों का योग बताया है, उसे ही क्या कहते हैं, अष्टांग योग कहते हैं। ठीक, इसे ही अष्टांग योग कहते हैं। अभी कौन से 8 हैं, अब इसमें ध्यान ये रखना है कि धारणा अवधारणा एक जैसी है, तो भी ध्यान रखना आपको 8। तो ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, समाधि। ये जो धारणा है एक अवधारणा भी है। अब इसे धारणा के नाम से भी जानते हैं, अवधारणा के नाम से भी जानते हैं, आप चाहे तो उसे लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट ये 8 है, आपको ध्यान रखना। अलग भी लिख सकते हैं, सेम भी कर सकते हैं आप। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, प्रत्याहार, अवधारणा, समाधि। तो ऐसे कुल 8 योग नियम है जिसे हम अष्टांग योग कहते हैं। तो इन्हीं अष्टांग योग की सहायता से 8 प्रकार के योग किए जाते हैं और 8 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, शरीर को, मन को स्वस्थ बना सकते हैं, शरीर में पनप रहे रोगों का निवारण कर सकते हैं और अपने मन को स्वस्थ बना सकते हैं इन 8 योग की सहायता से। अब ये अष्टांग योग, ये 8 योग किसने दिए, तो महर्षि पतंजलि ने दिए। और आप जानते हैं कि महर्षि पतंजलि को ही योग का गुरु कहा जाता है, वही तो हमारे योगाचार्य सबसे पहले। और इस पाठ का भी नाम है पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात योग का विकास। इस इकाई 2 का भी तो यही नाम है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमारा ये प्रश्न भी हो गया, अष्टांग योग पर एक एक लेख लिखिए। उसके बाद अगला, योग को अनुशासन के रूप में समझाइए। योग को अनुशासन के रूप में समझाना है। तो योग करने वाला छात्र जो होता है या व्यक्ति होता है, सुबह शाम अगर योग करता है, या तो सुबह या तो शाम, तो नियमित रूप से करेगा। और नियमित रूप से करेगा तो उसके अंदर एक
टाइम की पंचालिटी यानी एक नियमितीकरण उसके अंदर आ जाएगा। डेली उस टाइम पर प्रत्येक दिन रोज क्या करेगा, वो योगा करेगा, तो उसका शरीर भी स्वस्थ होगा, उसमें एक आदत लग जाएगी योगा करने की और निश्चित समय पर एक कार्य करने की। इससे क्या होगा, कभी लेट नहीं होगा, उसके अंदर लेट होने की प्रवृत्ति खत्म हो जाएगी और साथ ही साथ उसका मन प्रफुल्लित रहेगा और वो स्वस्थ रहेगा। और योग सीखने से अनुशासन आता है, क्योंकि योग से नैतिक विकास होता है, योग से रोजगार की प्राप्ति होती है, योग से शिक्षा में मानसिक शारीरिक विकास भी होता है, शारीरिक लाभ भी होता है, साथ ही साथ योग से रचनात्मकता का विकास होता है। तो योग जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, योग से लाभ ही लाभ है और योग से अनुशासन भी क्रिएट कर सकते हैं, हम उत्पन्न कर सकते हैं छात्रों में, बालकों में। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए। तो यहाँ पर हमारे 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गए और इनके उत्तर कैसे लिखने हैं मैंने आपको ये भी बता दिए। तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ये उनको उत्तर। तो स्टूडेंट्स इसी तरह से आपको सारे वीडियो में इन सबको देखना है। अभी इसके बाद इकाई 2 के बाद इकाई 3 आएगी और इकाई 4 का भी वीडियो आएगा, तो उसमें भी आपको पूरा ध्यान से देखना है। तो स्टूडेंट्स ये हो गए हमारे 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगली वीडियो किस विषय की चाहिए। साथ ही साथ अगर आप वेरियस कोर्सेस में, विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में एडमिशन करने के इच्छुक है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी के द्वारा बीए, बीएड, बीएससी बीएड, साथ ही साथ डीएड, बीएड, बीफार्मा, डीफार्मा, रीट, एमपीटीटी विभिन्न प्रकार के कोर्सेस में एडमिशन प्रवेश दिया जाता है बहुत ही कम फीस में। साथ ही साथ ये भरोसा मिलेगा आपको बहुत बड़े एक संस्था का, श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी। कोई भी कंसल्टेंसी अपने छात्रों के लिए एडमिशन करने के बाद ऐसे कोर्सेस लाना ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर पाए, बहुत अच्छे अंकों से 90%, 80% से पास हो पाए कोर्स में, इसलिए ऐसे वीडियोस, लेक्चर प्रोवाइड करना फ्री में कोई कंसल्टेंसी नहीं करती, लेकिन श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी जरूर करती है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और नंबर पे जानकारी ले सकते हैं। साथ ही साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए श्रीनाथ एजुकेशन कंसल्टेंसी।